हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं और बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपका इस क्लास में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान जीके में आज के हमारे टॉपिक जो हैं वो हैं शासकों में जो प्रमुख शासक हैं, यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासक, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश, और साथ ही साथ राजस्थान की जो सभ्यता है, इन सभ्यता और राजस्थान के जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, इन दोनों के बारे में हमारे प्रश्न होने वाले हैं। और ये जो प्रश्न हैं ये जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हीं में से उठाए गए हैं। यानी कि बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा में प्रश्न कौन से आते हैं? वही प्रश्न आते हैं जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, और उन्हीं बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को जो है हूबहू क्या किया जाता है, उन्हीं प्रश्नों को आपकी परीक्षाओं में दे दिया जाता है। यानी कि लगातार जो है बीएसटीसी परीक्षा का आप देख लीजिएगा, पुराने पेपर उठाकर लगातार इनका जो पेपर आया है वो कठिन से कठिन आता रहा है। यानी कि जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हीं के प्रश्न जो हैं आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को हमें तैयार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए आज की इस श्रृंखला को हम शुरू करते हैं, और हमारे सामने जो पहला प्रश्न है इस श्रृंखला का वो है, आदि वरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आदि वरा है ये होता क्या है? आदि वरा का मतलब होता है, यानी कि भगवान जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु का जो रूप है वो है आदि वरा। भगवान विष्णु के रूप को बोलते हैं आदि वरा। और आदि वरा की जो उपाधि धारण की थी वो किसने की थी? आपके सामने जो चार ऑप्शन हैं, परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, इन चारों में से आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने आदि वरा की उपाधि धारण की थी। तो आदि वरा की उपाधि किसने धारण की थी? तो आदि वरा की जो उपाधि है वो आपके मिहिर भोज ने धारण की थी। और मिहिर भोज जो हैं ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश। नाम सुना होगा आपने, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रतापी शासक है वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। और मिहिर भोज का जो शासनकाल है वो भी इंपॉर्टेंट है, यदि आप याद करना चाहो तो 836 से लेकर के 885 तक, 836 से लेकर के 885 तक जो है इसका शासनकाल माना जाता है। मीर भोज के शासनकाल में एक अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान। और इस सुलेमान की खास बात क्या है? इस सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने मीर भोज को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। मीर भोज को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। और साथ ही साथ इस सुलेमान ने मीर भोज की जो अश्व सेना है, इस अश्व सेना को भी सबसे बड़ी बताया था, अश्व सेना को सबसे बड़ी बताया था। और इस सुलेमान ने तो दो ही चीज़ें कही थी। मिहिर भोज के टाइम पीरियड की यदि मैं और बात करूं तो मिहिर भोज का एक अभिलेख मिला है मिहिर भोज के समय का, पेहोबा नामक स्थान से। और ये जो पेहोबा स्थान है ये कहाँ पर है? पेहोबा जो स्थान है, पेहोबा, पेहोबा स्थान आपके हरियाणा में है। पेहोबा स्थान कहाँ पर है? हरियाणा में है। और पेहोबा की विशेष जो बात है वो क्या है कि पेहोबा जो है ये घोड़ों के आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र था। घोड़ों के जो है आयात निर्यात का क्या था? क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र था। घोड़े, है ना? क्या था? घोड़े। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है वो आपके सामने है कि राजशेखर किसके दरबार में था? यानी कि जो राजशेखर हैं ये एक महान कवि हैं। ये राजशेखर जो हैं एक प्रसिद्ध आप कह सकते हो विद्वान हैं। ये किसके समय था? तो आपके सामने चार गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के नाम लिखे हैं, महेंद्रपाल फर्स्ट, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। इन ये चारों शासक कौन हैं? ये चारों शासक आपके गुर्जर प्रतिहार शासक हैं। इनमें से कौन सा वो शासक है? तो वो शासक है आपके महेंद्रपाल फर्स्ट। इस महेंद्रपाल फर्स्ट के समय फर्स्ट के आपके दरबारी कहें, या ये भी कह सकते हैं कि महेंद्रपाल फर्स्ट के ये गुरु थे। कौन थे? महेंद्रपाल फर्स्ट के गुरु जो हैं ये थे, महेंद्रपाल फर्स्ट के गुरु थे कौन? राजशेखर। महेंद्रपाल फर्स्ट के गुरु थे राजशेखर, आपको ये ध्यान रखना है। और राजशेखर ने बहुत ही सारे ग्रंथों की रचना की, और उन ग्रंथों के आपको नाम याद रखने हैं दो तीन। सबसे पहले बात करूं तो एक तो नाम है बाल भारत, एक का नाम है बाल भारत, एक का नाम है बाल रामायण, एक का नाम है बाल भारत और दूसरे का नाम है बाल रामायण। इसी के साथ साथ एक ग्रंथ है काव्य मीमांसा, एक का नाम है काव्य मीमांसा, और एक का नाम है, इसी के अलावा बात करें तो विद्वसाल भंजी का, विद्वसाल भंजी का नाम है। यदि इसके अलावा और भी बात करें तो आपके बहुत सारे इसने ग्रंथ लिखे हैं, भुवन कोश है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपके एक था आपके प्रचंड पावन था। इसके अलावा भी इसने जो है हरि विलास है,
प्रबंध कोश है। इस प्रकार इसकी काफ़ी जो है वो इसने ग्रंथ लिखे थे और ये प्रमुख है। बाल आपके भारत है, बाल रामायण है, काव्य मीमांसा है। इसके अलावा कर्पूर मंजरी भी जो है इसका एक ग्रंथ है। कर्पूर मंजरी इसका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कर्पूर मंजरी। राजशेखर का ध्यान रखना है, ये महेंद्रपाल फर्स्ट जो हैं आपके इसके दरबारी थे। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो है प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। रोहिल्दी किसे कहा जाता है? तो प्रतिहार शासकों में वो कौन है? रजिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र और महेंद्रपाल। तो वो कौन है? वो मंडोर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे और उसका नाम अभी तक आपने गैस कर लिया होगा, वो थे हरिश्चंद्र जो हैं ये आपके मंडोर प्रतिहार वंश की एक शाखा है मंडोर में, मंडोर जोधपुर में, वहाँ के ये संस्थापक रह चुके हैं हरिश्चंद्र। इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के जो प्रतिहार है वो माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्राह्मण माने जाते हैं। तो मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं आपके कौन? मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं आपके क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय कहे जाते हैं कि ये क्षत्रिय धर्म से संबंधित हैं, क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती थी, यानी कि सबसे प्राचीन जो है वो कौन सी शाखा मानी जाती है प्रतिहारों की? तो वो मानी जाती है आपके मंडोर शाखा। कौन सी मानी जाती है? मंडोर शाखा मानी जाती है, जिसकी अभी हमने बात की। यहाँ का जो हरिश्चंद्र है वो यहाँ का संस्थापक था। और प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन या प्राचीन मानी जाती है? तो मंडोर शाखा। और यदि बात करें कि सर्वप्रथम जो है इन गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी राजधानी का जो केंद्र है वो राजधानी का जो या राजनीति का जो केंद्र है वो किसे बनाया था? तो वो बनाया था आपके जालोर को। किसको बनाया था? जालोर को जो है सबसे पहले आपके राजनीति का केंद्र जो है सबसे पहले किसको बनाया था? जालोर को केंद्र बनाया था। और इनका जो पुरानी जो सबसे शाखा है वो कौन सी है? मंडोर है। इसके अलावा अन्य शाखाओं की बात करें तो अन्य शाखाओं में आपके अवंती है, कन्नौज है और अलवर में एक स्थान है राजौरगढ़। यहाँ पर भी जो है इन गुर्जर प्रतिहारों ने अपने राज्य स्थापित किए थे। और हवेनसांग का नाम आपने सुना होगा, एक इतिहासकार हैं हवेनसांग, चीनी यात्री है हवेनसांग ने जो है हमारे भारत के शासक हैं हर्षवर्धन, कन्नौज हरियाणा के शासक हर्षवर्धन के समय जो है इन्होंने जो है भारत की यात्रा की थी। और हवेनसांग की बात करें तो इसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को क्या कहा था? हवेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार राज्य को कहा था कूचेलो। इसने क्या कहा था? कूचेलो। गुर्जर प्रतिहार राज्य को इसने कहा था कूचेलो, राज्य को कहा था कूचेलो। और इसने इस राज्य की राजधानी किसको बताया? तो इस राज्य की राजधानी बताया था पीलीमोली। किसको बताया था? पीलीमोली। पीलीमोली को जो है इसने इसकी राजधानी बताया था। यानी कि कूचेलो तो राज्य है और पीलीमोली जो है क्या है? पीलीमोली इस कुचेलो राज्य की राजधानी है। और इस पीलीमोली की जो पहचान है वो की गई है भीनमाल। और भीनमाल आपको पता है भीनमाल कहाँ पर है? तो भीनमाल आपके जालोर में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है आपके सामने मेड़ता। ये मेड़ता है। ये कौन सा है? ये मेड़ता है। मेड़ता के बाद में है जालोर, जालोर के बाद में है भीनमाल और भीनमाल के बाद में है मंडोर। इन चारों में से आपको बताना है कि जो हरिश्चंद्र है उसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी हम अभी बात कर चुके हैं। इसकी राजधानी कौन सी है? मंडोर। यानी कि यहाँ आपके राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा डी। अभी हमने बात कर ली थी हरिश्चंद्र जो है इसकी राजधानी कौन सी है? मंडोर। हरिश्चंद्र की हमने अभी बात की थी, कौन सी राजधानी है इसकी? मंडोर राजधानी है। ये हमने प्रश्न यहाँ पर भी देखा था और ये भी कहा था कि रोहिल्दी के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? मंडोर के प्रतिहार वंश में देखें तो यहाँ पर प्रारंभिक शासक का नाम आपको बताना है। तो हरिश्चंद्र की हमने अभी बात की थी कि हरिश्चंद्र जो है यहाँ का संस्थापक था, लेकिन ऑप्शन में है क्या?
ऑप्शन में नहीं है। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र और महेंद्रपाल, इन चारों में से बात करें तो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित यदि प्रारंभिक शासक इनमें से कौन है, तो इनमें से वो शासक हैं आपके नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम जो है ये आपके माना जाएगा यहाँ पर मंडोर के प्रतिहार वंश के सबसे पहले शासकों में। इन चारों ऑप्शनों में बात करें तो वो है नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है नागभट्ट प्रथम किस वंश से संबंधित थे। नागभट्ट जो प्रथम है ये तो हमें अभी देख ही लिया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश से जो है संबंधित हैं नागभट्ट प्रथम। अगला जो प्रश्न है वो है प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था। किस प्रतिहार शासक ने जो है जालोर को अपनी राजधानी बनाया, तो जालोर को राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल द्वितीय। तो जालोर को राजधानी किसने बनाया था? तो ये वो शासक है आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने जो है जालोर को सबसे पहले राजधानी बनाया था। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है। 11 कमरों का विशाल भवन जो है वो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है, यानी कि राजस्थान की जो सभ्यता है उस सभ्यता का एक कौन सी सभ्यता स्थल है जहाँ से हमें 11 कमरों वाला एक बहुत ही बड़ा भवन मिला है, 11 कमरे हैं उस भवन में, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो आपके प्राप्त हुआ है बालाथल से। और बालाथल की बात करें तो बालाथल कहाँ पर है? बालाथल है आपके उदयपुर में। बालाथल कहाँ है? बालाथल उदयपुर में है। और बालाथल के और बात करें तो बालाथल का जो उत्खनन है वो किसने करवाया था? बालाथल का जो उत्खनन है ये कराया था वी.एन. मिश्र ने। उत्खनन यानी कि यहाँ के जो उत्खनन किया था ये किसने किया था? वी.एन. मिश्र ने किया था यहाँ का उत्खनन। वी.एन. मिश्र ने यहाँ पर उत्खनन किया था। वी.एन. मिश्र यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र जो हैं इन्होंने यहाँ पर 1962-63 में किया था उत्खनन। कब किया था? 1962-63 में जो है यहाँ पर उत्खनन किया था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो ये किया था वी.एन. मिश्र ने। किसने किया था? वी.एन. मिश्र ने, यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र ने जो है इसका यहाँ पर उत्खनन किया था। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो कौन सा है? महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जो है जीवन यापन किया था? तो महाभारत के अनुसार कौन सा महाजनपद है वो? कुरु, कौशल, मल या फिर मत्स्य? तो वो आपके कौन सा है? वो है मत्स्य महाजनपद। कौन सा है? मत्स्य महाजनपद जो है यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। 12 वर्ष का जो एक वर्ष का जो अज्ञातवास है वो, यानी कि एक वर्ष में इनको अज्ञात रहना था, यानी कि छुप कर रहना था। यदि मिल गए, दिख गए कौरवों को तो आपको क्या होगा? फिर से 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो ये एक वर्ष का जो अज्ञातवास है पांडवों ने कौन से महाजनपद में बिताया था? ये मत्स्य महाजनपद में बिताया था। और मत्स्य महाजनपद जो है ये 16 महाजनपदों में से मत्स्य महाजन राजस्थान में स्थित था, एकमात्र महाजनपद जो राजस्थान में स्थित था। और इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात करें तो वो राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी है बैराट। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? बैराट है, जिसको हम बोलते हैं विराट नगर, जिसको हम क्या बोलते हैं? विराट नगर भी बोलते हैं। बैराट या फिर विराट नगर। और यहाँ पर पांडवों ने क्या बिताया था? अज्ञातवास। और बैराट जो है ये आपके बाण गंगा नदी के किनारे है। बैराट कौन सी नदी के किनारे हैं? बाण गंगा नदी के किनारे हैं। बाण गंगा नदी के किनारे हैं ये। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो कालीबंगा जो प्रथम है, यानी कि कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा फर्स्ट किसको बोलते हैं? बालाथल, बैराट, आहड़ या फिर सोंथी। तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है आपके सोंथी सभ्यता। सोंथी जो बीकानेर में स्थित है, सोंथी सभ्यता को क्या बोलते हैं? कालीबंगा प्रथम। इसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर सभ्यता, बागोर कस्बा जो है वो स्थित है? बागोर कस्बा, बागोर जो स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? सीधा पूछा है कि बागोर कौन से जिले में है। तो बागोर कौन से जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है सीकर, नागौर, अलवर और भीलवाड़ा। तो बागोर जो है ये कहाँ पर स्थित हैं? बागोर आपके स्थित हैं भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ पर स्थित हैं? बागोर जो है आपके भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा स्थल यहाँ पर स्थित है? बागोर। बागोर की बात करें, पुरातात्विक स्थल बागोर, बागोर जो है ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। और नदी की बात करें तो कोठारी नदी जो है, कोठारी नदी के किनारे जो है यहाँ पर स्थित हैं। कोठारी नदी के किनारे जो है ये बागोर सभ्यता मिली है। अगला प्रश्न है
दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे। यानी कि दो मुंह का चूल्हा भी मिला है और सिलबट्टा मिला है बर्तनों के साथ, साथ ही साथ पैन जो है ये कहाँ से मिला है, आहड़, कालीबंगा, बागोर या फिर गणेश्वर। तो ये आपके मिला है, आपके कहाँ से मिला है, आहड़ सभ्यता से। कहाँ से मिला है, आहड़ सभ्यता से मिला है आपके दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ साथ सिलबट्टा। सिलबट्टा यानी कि क्या होता है सिलबट्टा, सिलबट्टा की बात करें तो सिलबट्टा क्या होता है, सिलबट्टा यानी कि जिसमें हम जो है प्याज है, लहसुन है, मिर्च वगैरह जो बांटते हैं, वही बांटने का काम करने वाला जो पत्थर होता है वो एकदम सपाट पत्थर होता है। ऊपर से बांटने वाला जो बट्टा होता है, सिल यानी सपाट पत्थर, बट्टा यानी ऊपर जो बांटने वाला पत्थर होता है, उसको बोलते हैं सिलबट्टा। सिलबट्टा ये कहाँ से मिला है, ये आहड़ से मिला है। आहड़ आपके स्थित है उदयपुर में। आहड़ की बात करें तो आहड़ की खोज किसने की थी, आहड़ की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ की खोज किसने की थी, आहड़ की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है आहड़ की खोज की थी 1953 में। कब की थी, 1953 में खोज की थी। उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो उत्खनन किया है, सर्वाधिक बार उत्खनन जो किया है वो किया है, सर्वाधिक उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। यहाँ पर HD सांकलिया ने सर्वाधिक उत्पादन किया था। और इस आड़ सभ्यता की बात करें तो आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। और इस ये जो है आपके बनास नदी के किनारे हैं, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी जो है बोलते हैं। और इसका प्राचीन नाम था आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग। और इसको जो है इसका स्थानीय नाम था धूलकोट, धूलकोट जो है इसको कहते थे। और मृतकों के टीलों की सभ्यता इसको कहा जाता था। और यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दो मुंह का चूल्हा मिला है, कई प्रकार के बर्तनों के सिलबट्टे मिले हैं। तो यहाँ पर एक मकान में 6 चूल्हे भी मिले हैं। आहड़ में एक मकान में 6 चूल्हे भी मिले हैं और बहुत सारे मकान में 2-2 चूल्हे, 3-3 चूल्हे भी मिले हैं। यहाँ पर इस प्रकार हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतने चूल्हे मिल रहे हैं, प्रत्येक घर में 2-3 चूल्हे, एक घर में तो 6 चूल्हे मिले हैं। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े परिवार रहे होंगे। एक घर में जो है संयुक्त परिवार रहा होगा, बड़े बड़े परिवार रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो इतने चूल्हे मिले हैं इसका मतलब यहाँ पर सार्वजनिक भोजन जो है वो बनाया जाता होगा। इस प्रकार की व्यवस्था का हम अनुमान जो है वो लगाते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारे सामने कि गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष हैं, अवशेष चिन्ह जो हैं वो उपस्थित हैं। यानी कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह जो हैं वो उपस्थित हैं, कौन से जिले में हैं, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर या फिर उदयपुर। तो गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये आपके 2011, 2018 और 2019 के पेपरों में जो आया है, तो ये गणेश्वर है आपके सीकर में। बात करें गणेश्वर जो सभ्यता है, ये नीम का थाना जिले में स्थित है, वर्तमान में नीम का थाना जिले में। और अब ये जो है उस समय पेपर हुआ था उस समय सीकर में थी। तो नीम का थाना जिले में, अभी वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो आपके नीम का थाना जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, नीम का थाना। जो अभी 50 जिले बने हैं उसमें से ये नवीनतम जिला है, जो सीकर और झुंझुनू को तोड़कर बनाया गया था। सीकर और झुंझुनू को तोड़कर बनाया गया था। इसी नीम का थाना में ये स्थित है आपके गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, बात करें तो ये कांतली नदी के किनारे हैं। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे हैं, कांतली नदी के किनारे हैं। और गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर। इसका एक उपनाम है पुरातत्व का पुष्कर, इसको बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर जो है इसको बोलते हैं। पुरातत्व का पुष्कर बोलने के साथ साथ ही इसको बोलते हैं आपके पुरातत्व का पुष्कर। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसको कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है, ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, यानी कि ईंटों का प्रयोग किस में नहीं होता था, तो एक ही स्थल का नाम ध्यान रखना है, गणेश्वर। गणेश्वर के जो मकान मिले हैं वो ईंटों से निर्मित नहीं थे। तो ईंटों से नहीं तो किससे, सोने से थे क्या, नहीं, ये पत्थर से निर्मित थे। किससे निर्मित थे, पत्थर से निर्मित होते थे। यानी कि गणेश्वर सभ्यता के जो मकान मिले हैं, यानी कि पूरी जो सभ्यता है वहाँ पर तो सब जगह किसका प्रयोग किया गया है, पत्थर का, आपके ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये गणेश्वर सभ्यता जो है यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर पत्थर के जो है मकान और बस्तियाँ मिली है, इसके साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के बांध के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यानी कि पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं।
इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के? इंडो ग्रीक यानी कि जो यूनानी शासक हैं उनके 28 सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के? 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्थल है आपके सामने नगरी, बैराठ, नगर और रेड। 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन सा स्थल है? वो है आपके बैराठ स्थल है। सिक्कों की बात करें तो यहाँ पर बैराठ में टोटल जो सिक्के मिले हैं, कुल जो सिक्के मिले हैं वो कितने मिले हैं? कुल जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं आपके 36 सिक्के। कुल 36 सिक्के मिले हैं यहाँ से। और 36 में से, इन्हीं 36 में से 8 सिक्कों की बात करें तो 8 सिक्के मिले हैं चांदी के। जो भारत के प्राचीन सिक्के हैं, प्राचीन आहत सिक्के या जिसको हम पंचमार्क सिक्के बोलते हैं, वो सिक्के मिले हैं। 8 चांदी के सिक्के हैं इन 36 में से। और 36 में से 28 जो सिक्के हैं वो यूनानी शासकों के हैं। किसके हैं? इंडो ग्रीक शासकों के हैं 28 सिक्के। और इन 28 इंडो ग्रीक शासकों में से हैं। और इन्हीं शासकों में से एक शासक का नाम आपने सुना होगा, मेनांडर। मेनांडर या मिनांडर जो शासक है, इस मेनांडर शासक के सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? मेनांडर की 16 मुद्राएं या 16 सिक्के मिले हैं। मेनांडर के कितने हैं? इन्हीं 28 में से 16 सिक्के मेनांडर के हैं। यानी कि इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के हैं? 28 सिक्के हैं। और इन्हीं 28 सिक्कों में 16 जो मुद्राएं हैं, 16 सिक्के हैं, ये किसके हैं? मेनांडर के हैं। जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके बैराठ से प्राप्त हुए हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 16 सिक्के मिनांडर के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 16 सिक्के मिनांडर के प्राप्त हुए हैं आपके बैराठ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराठ से जो है ये प्राप्त हुए हैं। 16 सिक्के मिनांडर के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराठ से प्राप्त हुए हैं। और टोटल मुद्राएं कितनी हैं? 36 मुद्राएं हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? पाकिस्तान का कौन सा स्थल है जहां से कालीबंगा जैसे ही जो है वो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके कोट दीजी। कोट दीजी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के कोट दीजी में कालीबंगा जैसे ही क्या मिलते हैं? कालीबंगा जैसी जो है कुछ सामग्रियां मिलती है, अवशेष मिलते हैं। कोट दीजी सभ्यता है, कोट दीजी सभ्यता, इसका संबंध किससे है? तो कोट दीजी अभी हमने देखा हड़प्पा से संबंधित है। ये हड़प्पा पूर्व की सभ्यता, यानी कि ए राइट होगा। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता है कोट दीजी। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? अभी हमने बात की थी ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, यानी कि ताम्रवती नगरी। तो ताम्रवती नगरी के नाम से बैराठ, आहड़, कालीबंगा या आपके बागोर, तो किसको जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। कालीबंगा, आहड़ और बागोर किसको जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। किसके नाम से? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। और गणेश्वर को किसके नाम से जाना जाता है? गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? कालीबंगा जो पुरा स्थल है, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कालीबंगा इस स्थल के, कालीबंगा के किस दिशा में मिला है, कि किस कौन सी दिशा में मिला है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम। तो ये मिले हैं आपके दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर मिले हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में जो है आपके जुता हुआ खेत जो है वो मिला है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की यदि और बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की जो सबसे पहले जानकारी है, सर्वप्रथम जो जानकारी है वो किसने दी थी? एल.पी. टेसीटोरी का नाम आपने सुना होगा। कालीबंगा की जानकारी देने वाले कौन थे? एल.पी. टेसीटोरी। एल.पी. टेसीटोरी जो हैं इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी थी। और इसकी खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने खोज की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने जो है 1951-52 में इसकी खोज की थी। 1951-52 में। और इसके बाद में बात करें तो इसके उत्खनन की बात करें तो दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक है आपके बीबी लाल और दूसरा है बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने जो है 1961 से लेकर 1969 तक यहाँ पर क्या की थी? खुदाई की थी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्यों की बात करें
तो अग्नि वेदिकाएं यानी कि जो हम हवन कुंड करते हैं वो वाले अग्नि वेदिकाएं जो हैं, वेदिका यानी वही कुंड जो होते हैं, वो कुंड कहाँ से मिले हैं जिसमें आग वगैरह जलती है और ओम सुआ हम करते हैं, वो वाले जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी आपको ध्यान रखना है कालीबंगा से, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर विश्व में सबसे पहले लकड़ी की नाली के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं कालीबंगा से, लकड़ी की जो नाली है इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसी के अलावा विश्व के सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य जो हैं यहाँ से मिलते हैं। और इसी के अलावा बात करें तो यहाँ पर सामूहिक तंदूर के अवशेष जो हैं वो यहाँ से मिलते हैं। तंदूर के अवशेष हैं, लकड़ी की नाली के अवशेष हैं, भूकंप के अवशेष हैं, और इसी के साथ साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं, ये सब यहाँ से मिलते हैं। और ये अग्नि वेदिकाएं भी यहाँ से मिली। आहड़ का जो प्राचीन नाम है, आहड़ का प्राचीन नाम जो है वो क्या है, तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम की बात करें तो ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट या फिर बैराट। तो कौन सा होगा, आघाटपुर जो है ये आहड़ का क्या है, प्राचीन नाम है। और ताम्रवती नगरी की बात करें तो ये आहड़ का क्या है, अन्य नाम है, आहड़ का क्या है, अन्य नाम है। और इसके बाद में धूलकोट की बात करें तो ये इस आहड़ का क्या है, स्थानीय नाम है, यानी कि क्षेत्रीय लोग जो हैं इसको क्या बोलते थे, आपके धूलकोट बोलते थे। और बैराट जो हैं ये आपके अलग हैं, बैराट आहड़ से संबंधित नहीं है, बैराट एक सभ्यता अलग से हैं। ये तीनों ही जो है आहड़ के ही नाम है, धूलकोट, ताम्रवती नगरी और आघाटपुर। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर, हाँ राइट आंसर कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर हो गया आघाटपुर, यानी कि प्राचीन नाम की बात करें तो कौन सा हो गया, आघाटपुर। और इसके बाद में है धूलकोट कहाँ स्थित है, तो धूलकोट अभी हमने बात की कि आहड़ का ये क्या है, स्थानीय नाम है, यानी कि क्षेत्रीय लोग इसको क्या बोलते हैं, धूलकोट। तो धूलकोट कहाँ पर स्थित है, धूलकोट आपके स्थित हैं आहड़ में। धूलकोट कहाँ पर स्थित है, आहड़ में स्थित है आपके धूलकोट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, डी हो गया, आहड़ आपके कहाँ पर स्थित हैं, धूलकोट में, यानी कि धूलकोट कहाँ पर स्थित हैं, आहड़ में। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, यानी कि आहड़ सभ्यता को हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं, तो अभी हमने बात की थी आहड़पुर, अगच्छपुर, आघाटपुर या फिर आधमपुर। तो आहड़ को अन्य किस नाम से जान सकते हैं हम, आघाटपुर के नाम से जानते हैं आहड़ को। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वो कौन सी है, तो एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में किसका उत्खनन हुआ था, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या फिर बैराट। तो इसने एच.डी. सांकलिया ने जो है किसका किया था, आहड़ का उत्खनन जो है इस एच.डी. सांकलिया ने किया था। और एच.डी. सांकलिया ने किया था इसका 1961-62 में। कब किया था, 1961-62 में जो है इन्होंने इसका उत्खनन किया था। सर्वाधिक उत्खनन जो है आहड़ का इन्होंने ही किया था। और इन्होंने जब इनका उत्खनन कर रहे थे उस समय सरकार की तरफ से भी दो व्यक्ति मौजूद थे, और वो दो व्यक्ति कौन थे, एक का नाम है विजय कुमार, और दूसरे का नाम है आपके पीसी चक्रवर्ती। एक का नाम है विजय कुमार और दूसरे का नाम है पीसी चक्रवर्ती। विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती जो हैं ये इस समय सरकार की तरफ से मौजूद थे जब एच.डी. सांकलिया यानी कि पूना के प्रोफेसर भी थे। पूना विश्वविद्यालय, पूना आपके महाराष्ट्र में है, पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर भी थे ये एच.डी. सांकलिया। उस समय इन्होंने जब 1961-62 में आहड़ सभ्यता के उत्खनन कर रहे थे ये, उस समय सरकार की तरफ से दो व्यक्ति कौन मौजूद थे, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। राजस्थान सरकार की तरफ से, भारत सरकार नहीं है, राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे हैं, तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो ये आपकी कालीबंगा जो है स्थित है। कौन सा है, कालीबंगा। घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित है, डी, यानी कि कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या फिर उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, बंगा यानी कि चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ, काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं ये इसका मतलब होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये श्रृंखला जो है यहाँ पर समाप्त होती है। महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न हैं वो हमने देख लिए। यदि आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी है, और ज़रूर ये इन प्रश्नों से आपको ज़रूर मदद मिलेगी, यही प्रश्न जो है, इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। और यदि अच्छा लगा है सारा कंटेंट तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और कमेंट के लिए हम आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछ लेते हैं कि ताम्रवती नगरी जो है वो किसे कहा जाता था। ताम्रवती नगरी जो है इसका आंसर आपको इस श्रृंखला से कितने याद हुए हैं,
ताम्रवती नगरी जो है वो किसे कहा जाता है, इसका उत्तर जो है वो आपको देना है कमेंट सेक्शन में। किस में देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। और इसी राजस्थान की इस बीएसटीसी से संबंधित आपको और श्रृंखलाएं देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।